अरे पीछे को कर रहे हैं फोटो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंद्रमा मनसो जात शशोः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष प्राणश मुखम्। सभासद आप सभी को अक्षय ज्योतिष सम्मेलन में पधारने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि प्रथम उद्बोधन मुझे मिला है और मैं एक चीज जो अक्षय जी के साथ पहले भी चर्चा हुई थी, अब भी जिस चीज को मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि अक्षय जी ज्योतिष सम्मेलनों के प्रारूप को बदलने जा रहे हैं। सम्मेलन उसमें ज्ञान के लिए जो स्थान होना चाहिए वो किंचित आयोजकों की व्यवस्था के चलते हुए कभी कभी संभव नहीं हो पाता है और अधिकांश से संभव नहीं हो पाता है। आयोजकों की अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन अक्षय शर्मा जी ने इन चीजों से पलट के इनका कहना है कि रात को 10 बजे तक तो हमारा जो सम्मेलन है वो चलेगा ही चलेगा। शाम को 6-7 बजे फ्री हो गए, हमने करना भी क्या है, ज्ञान चर्चा चले जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, वो 10 बजे तक चले, 11 बजे तक चले। देने वाले अपना पूर्ण देने का प्रयास करेंगे और लेने वाले जो हैं वो पूर्ण रूप से उसे ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। और इन सब चीजों के चलते हुए ज्योतिष सम्मेलनों की जो गरिमा है, जो उनका सम्मान है, ज्योतिष सम्मेलन शब्द जिस चीज के लिए जाना जाता है वो अगर वापस लौटता है तो ये ज्योतिष के क्षेत्र में युग परिवर्तनकारी कदम होगा। इसके लिए मैं अक्षय शर्मा जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ज्योतिष सम्मेलन का मतलब ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं का ज्ञान। अपने विषय पर आता हूं, वास्तु का विद्यार्थी हूं। वास्तु के बारे में एक लघु चर्चा कर लेते हैं। मैं ना तो कहीं से डॉक्टरेट हूं, मैंने कोई पीएचडी नहीं की है, ना मुझे आज तक कोई गोल्ड मेडल मिला है, ना मैंने आज तक कोई रिसर्च की है। विद्यार्थी हूं, नकल मारता रहता हूं, जहां से जो मिल जाता है ले लेता हूं। मेरी सोच सिर्फ इतनी सी है कि जो शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है उतना हमें मिल जाए, मैं रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। वो भी हमारी सीमाओं से बाहर है। वास्तु के अंदर जो सबसे पहला शब्द आता है वो आता है दिशाएं। दिशाओं को लेकर के एक दिशा विशेष के बारे में हम सब के मन में बड़े सारे भ्रम रहते हैं, भय रहते हैं। वो क्या है, क्यों है, उस पर हम खुलकर चर्चा करते हैं। मैं वास्तु की जो दिशाएं हैं, 4 दिशा, 4 कोने, आकाश पाताल, इनको 10 दिशाएं बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, विश्वकर्म प्रकाश के अंदर 16 दिशा क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। उससे भी आगे जब चलते हैं, वास्तु पुरुष मंडल के 45 देवताओं में 32 प्रवेश द्वारों का वर्णन मिलता है। वो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, अगर पुनः समय मिला तो प्रवेश द्वारों और वास्तु पुरुष मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। आज दिशाओं के बारे में चर्चा करते हैं। मैं दिशाओं की जो तुलना है या कल्पना है वो एक गाड़ी के साथ करता हूँ, एक कार के साथ करता हूँ। कौन सी दिशा किस तरह की गाड़ी है, उससे हमारे लिए उन दिशाओं को समझना आसान हो जाएगा।
पूर्व दिशा जो है वो एक ऐसी गाड़ी है जो 100 की स्पीड के आसपास चलती है। उत्तर दिशा एक ऐसी गाड़ी है जो 80 की स्पीड के आसपास चलती है। उत्तर और पूर्व दिशाओं को क्यों शुभ माना गया है? ऐसा नहीं है कि बाकी की दो दिशाएं अशुभ हैं या वो कुछ देने का सामर्थ्य नहीं रखती हैं, लेकिन उत्तर और पूर्व जो दिशाएं हैं वो शुभ इसलिए हैं कि वो हमें आध्यात्मिकता भी देती है और भौतिकता भी देती है। मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों ही चीजें वो देने की क्षमता रखती हैं। उत्तर और पूर्व दिशाओं से वहां निवास करने वाले निवासियों के जीवन में संतुष्टता आती है, संतोष, सेटिस्फैक्शन आती है। बाकी की जो दो दिशाएं हैं, अब जो गाड़ी 80 की स्पीड से चल रही है वो अगर कहीं भिड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी को कोई डैमेज होगा, उसके अंदर बैठे लोग जो है वो कोई चोट नहीं आएगी, क्योंकि 80 की स्पीड पे चल रही गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। जो पूर्व दिशा है उसे हमने 100 की स्पीड से चलने वाली गाड़ी माना है। गाड़ी ठुकेगी, गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अंदर बैठे लोग फिर भी मैनेज होंगे, उसमें टाइम थोड़ा सफर में कम लगेगा। पूर्व दिशा जो है वो थोड़ा और जल्दी हमें प्रगति की ओर लेकर जाती है, सूर्योदय की दिशा है। उसके बाद पश्चिम दिशा है, 120 की स्पीड से चलने वाली गाड़ी है। अगर कहीं भिड़ गई, गाड़ी भी डैमेज होगी और अंदर बैठे लोग भी जो है वो जख्मी होंगे। दक्षिण दिशा के लिए एक पंजाबी गाना है, हाई एंड गड्डियां 300 दे छड़ियां। वो अल्ट्रा हाई स्पीड कार है। दक्षिण दिशा के पास अध्यात्म देने के लिए नहीं है, उसके पास मटेरियलिज्म है। वो दुनियावी तमाम चीजें आपको देने की ताकत रखती है, वहां सेटिस्फैक्शन नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर उस चीज को लेकर के, पंजाबी में शब्द है कि रज नहीं होता, पेट नहीं भरता, और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। मटेरियलिज्म की यही निशानी है। इसलिए विद्वानों ने, हम बाद में उसमें अनेक शब्द जुड़ गए कि जी दक्षिण दिशा शुभ नहीं होती है जी, ये तो बहुत खराब दिशा है जी, इसका तो घर लेना नहीं चाहिए जी। वो क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे कारण, मंतव्य कुछ और था, चीजें कुछ और जुड़ती गई, उसके साथ कुछ ऐसे फाइलें जुड़ गई जो उसकी थी नहीं। दक्षिण दिशा जितनी गति से आपको तरक्की देने की, उन्नति देने की क्षमता रखती है, उतनी क्षमता किसी दिशा में नहीं है। लेकिन उसकी एक मर्यादा है। दक्षिण दिशा का जो प्रवेश द्वार है वो शुभ प्रवेश द्वार एक ही होता है, जिसको ग्रक्षत नामक पद बोलते हैं। S4 साउथ ईस्ट से गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ के चौथा जो पद है, जैसे 40 फीट अगर साउथ की तरफ हमारा मथा है तो उसमें 30 फुट छोड़ के साउथ ईस्ट से जो अगला 10 फुट है, वो अगर प्रवेश द्वार आ जाता है तो वो दक्षिण दिशा वो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखती है जो उसके बारे में कहा जा रहा है। अगर कहीं वो उससे अगले 10 फुट में चला गया तो दक्षिण दिशा के बारे में जितनी तरह की नकारात्मक बातें हम सोच सकते हैं, होना दूर की बात है, जितनी तरह की नकारात्मक चीजें हम सोच सकते हैं वो सब हो जाती है, क्योंकि वो यम पद का प्रवेश द्वार है। वहां पर जो प्रवेश द्वार होता है, फिर उससे आगे के जो प्रवेश द्वार है वो उससे भी ज्यादा खराब है। तो इस करके दिशाओं के प्रति जो हमारा कुछ भ्रांतियां जुड़ गई है, उन भ्रांतियों से ऊपर उठना है। अगर दक्षिण दिशा का ग्रक्षत पद का प्रवेश द्वार है और उसके अंदर वास्तु के अरेंजमेंट ठीक है, उस घर की खूब तरक्की होगी। अगर वैसा नहीं है तो फिर वहां तमाम ही तरह की मुश्किलें, रुकावटें, अड़चनें, संघर्ष सब आते हैं। वास्तु के अंदर पूर्व दिशा को प्राथमिकता दी गई है कि अगर हो सके तो पूर्व दिशा का घर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए?
क्योंकि शास्त्रों के अंदर वास्तु के जितने भी चीजों पर चर्चा की गई है या जितनी भी बातें बताई गई हैं वो पूर्वमुखी भवन को लेकर के ही लिखी गई हैं। शास्त्रों में जो वास्तु लिखा गया है उसमें पूर्वमुखी भवन को ही मध्य नजर रखते हुए सारी चीजें दी गई है कि पूर्वमुखी भवन होगा तो उसमें ये चीजें होगी, ये चीजें होगी, ये चीजें होगी, क्योंकि पूर्वमुखी भवन के अंदर शास्त्रोक्त बातों को बैठाना बड़ा आसान है। अन्यथा बाकी दिशाओं के अंदर, जैसे अब दक्षिण मुखी भवन है उसके अंदर बाकी सारे वास्तु अरेंजमेंट कर देते हैं, प्रवेश द्वार भी कर देंगे। अगर कहीं हमारा घर सड़क से ऊंचा हुआ उसका लेवल, तो दक्षिण दिशा के अंदर जो हमारा पेरिफेरी आसपास का एरिया वो नीचा हो जाएगा, फिर उसका कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव आएगा। कहीं दक्षिण दिशा की तरफ से कोई टी पॉइंट बनता हो, कोई वेद हो और हो, तो वो चीजें और ज्यादा तीव्रता के साथ चोट मारते। इसलिए दक्षिण दिशा का भवन अगर सही तरीके से हम बना सकते हैं तो वो आपको भौतिकता के तमाम सुख देने की क्षमता रखते हैं। वरना शास्त्रों में पूर्वमुखी और उत्तरमुखी को इसलिए प्रमुखता दी गई है ताकि समाज के लोग संतुष्ट रहें, उनके अंदर अराजकता व्यापक ना हो। क्योंकि उत्तर और पूर्व दिशा जो है वो आध्यात्मिकता देने की ताकत रखती है, उनके अंदर प्रबलता से आध्यात्मिकता होती है। लोग संतुष्ट रहेंगे, नियमों कानूनों को मानने वाले होंगे, भगवान से डरने वाले होंगे, तो समाज की व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। दक्षिण मुखी लोग जो होते हैं, दक्षिण मुखी भवनों में जो रहने वाले लोग होते हैं, उनका एक ही टारगेट होता है, साम दाम भेद दंड कैसे भी करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना। अब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों में दक्षिण मुखी भवन को थोड़ा पीछे रखा गया है सारी दिशाओं में। वरना दक्षिण दिशा जो है, कोई दिशा बुरी नहीं है, कोई दिशा अच्छी नहीं है। ज्योतिष में भी हम देखें कोई ग्रह शुभ नहीं है, कोई ग्रह अशुभ नहीं है। आप उन ग्रहों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उन ग्रहों के साथ या उन दिशाओं के साथ आपकी अब वास्तु पुरुष मंडल पर 45 देवताओं पर 2 वर्ष पहले एक ग्रंथ लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें प्रवेश द्वारों की चर्चा की गई है। हम ये कहते हैं ये भी उत्तर दिशा के अंदर मुख्य भल्लाट और सोम 3 पद हैं जिनके अंदर प्रवेश द्वार हो सकता है। उत्तर दिशा के अंदर जयंत और महेंद्र नामक 2 पद हैं जिनमें प्रवेश द्वार हो सकता है। दक्षिण के अंदर गृक्षत है और पश्चिम के अंदर पुष्पदंत और वरुण है जहां पर प्रवेश द्वार हो सकते हैं। अब बाकी जगह जिन लोगों के प्रवेश द्वार होंगे उनका क्या वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते, दुनिया में उनका अस्तित्व नहीं है क्या? है, लेकिन हर पद के अपने कुछ गुण धर्म हैं। उस भवन में रहने वाले निवासियों में वो गुण धर्म आ जाते हैं, उसके अनुरूप उनकी सोच हो जाती है। वास्तु पुरुष मंडल के जो ऊर्जा क्षेत्र हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीडबैक देते हैं किसी भी चीज के बारे में, किस पद के अंदर, किस ऊर्जा क्षेत्र के अंदर वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के अरेंजमेंट्स है। जिस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे उस भवन में रहने वाले निवासियों की सोच वैसी ही होगी। एक सामान्य सी बात है, शिखी नामक पद ईश या शिखी जो है वो ईशान कोण में पड़ता है। अगर वहां पर शौचालय आ जाता है, टॉयलेट है, या वहां पर किसी भी तरह से कोई किचन आ गई या कोई उसका जो फ्लोर लेवल है वो ऊंचा हो गया, भारी हो गया। शिखी हमारा सिर का क्षेत्र है, दिमाग है, दिमाग पर बोझ रहेगा, हमारे जो डिसीजन है वो प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे, हमारा विजन, हमारी क्लैरिटी। फिर वहां पर डिसीजन कैसे होंगे, करके देख लेते हैं, शायद बात बन जाए। दिस इज नॉट द डिसीजन। दूरदर्शिता तो होनी चाहिए उस निर्णय के अंदर। जब हमारा ईशान कोण दूषित होगा तो हमारे निर्णय अनुमान पर आधारित होंगे, करके देख लेते हैं, शायद बात बन जाए। इसी के साथ अगर वहां पर कुछ चीजें खुली खाली हल्की नीची होगी, वहां पर वाटर बॉडी वाटर अरेंजमेंट होंगे, तो उस भवन में रहने वालों का विजन क्लियर होगा,
उनकी सोच में दूरदर्शिता होगी। वो अमीरी नहीं देता है, उसके पास अमीरी नहीं, उसके पास सोच है, विजन है, क्लैरिटी है, लेकिन वो पैसा दे सकता है, अमीरी नहीं। पैसा किन चीज़ों से? जो दिमाग से संबंधित काम, जो विद्या से, ज्ञान से संबंधित काम है। तो हम सब लोग ज्ञान से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। अगर ज्ञान की हमारे अंदर पूर्णता हो, वैसे तो पूर्ण हुआ नहीं जा सकता, पूर्ण परमात्मा ही है, लेकिन ज्ञान की जितनी अधिकता हमारे अंदर हो, उसके लिए ईशान कोण शिखी पद जो है वो हमारा एकदम साफ सुथरा, हल्का, खुला, खाली, हवादार, रोशन, नीचा होना चाहिए। उसे मंदिर कहा गया। ये मंदिर बनाने की जगह है, जरूरी नहीं है वहां मंदिर हो, वो मंदिर जैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। वहां से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो निर्बाध रूप से होना चाहिए। कारण क्या है? उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण जो है वो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, पूर्व पश्चिम जो है हमारी इलेक्ट्रिक एक्सिस है। अब इलेक्ट्रिक जो वेव्स है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगी, इधर से मैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगी। नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएंगी वो दोनों मिलकर, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो फिर उस भवन के या उस भूखंड के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य तक जाएगी। ईशान से शुरू होगी, नैऋत्य तक जाएंगी, डायगोनली ट्रेवल करेंगी। उसके बाद फिर वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू होंगी, वेस्ट, फिर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से वो रोटेट करती हैं। जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और वो सेंटर में आकर के ब्रह्म स्थान जो है हमारा, वहां से ऊपर की तरफ उठती है वो एनर्जी। हमारे वहां पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ठंडी हवा आएगी, तो गर्म हवा क्या करेगी? ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही वहां कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, उसको वो अपने उस स्पाइरल के अंदर लेकर के और उस ब्रह्म स्थान से, सेंटर से ऊपर रिलीज कर देगी। घरों के ब्रह्म स्थान या आंगन पहले खुले हुआ करते थे, ताकि वो एनर्जी जो रिलीज हो जाए। वहां पर जो है वो वृंदा देवी की स्थापना होती थी, तुलसी जी हम रखते थे घरों के आंगन के मध्य। उसका कारण यही था, वो जो एनर्जी आ रही है उसको ब्रह्मांड में रिलीज कर दिया जाए और हमारे घर के अंदर और शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन। चाहे ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, कोई वहम का, डर का, भय का विषय नहीं है। विज्ञान है। कभी कभी हम उसे विज्ञान के रूप में सिद्ध करने में या उसको प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाते हैं। हमारी कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सोच के बाद शुरू होती है। तो इस करके ये चीजें हमें लगता है कि ये हो सकता है कि ऐसा, ये साइंस है। आप इसको जिस तरीके से, केमिस्ट्री है, इसके अंदर जो जो आप बदलाव करेंगे, आप पानी में शरबत मिलाएंगे कि दूध मिलाएंगे कि नींबू मिलाएंगे या क्या मिलाएंगे, उससे क्या बन जाएगा, वो केमिस्ट्री है। ऐसे ही आप अपने वास्तु पुरुष मंडल के अंदर किन वस्तुओं का, किन चीजों का संयोजन या व्यवस्था कैसे करते हैं, उससे आपकी सोच या आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिलने वाले फीडबैक जो है वैसे ही हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। महादेव ने चाहा, तुम्हें समय मिला तो तुम्हें उपस्थित होगा। आप मेरे बातों से, मेरे वक्तव्य से असहमत हो सकते हैं। आपकी असहमति के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। कोई भी भूल चूक या मेरी वाणी की वजह से किसी को कोई क्षति हुई हो, कोई आहत हुआ हो, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रणाम।